नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सबसे पहले देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद सियासी पार्टियों की चुनावी जोर आजमाइश का भोंपू बंद हो जाएगा। शनिवार को 224 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सीएम सिद्धारमैया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सियाचिन बेस कैंप जाएंगे और सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद वो ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जो सियाचिन का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज अपने पार्टी के SC/ST वर्कर्स को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केसीआर ने थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद तेज कर दी है। आज हैदराबाद में कई क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने डीएमके, टीएमसी, बीजेडी, जेएमएम, एसपी समेत कई पार्टियों के प्रमुखों को बुलाया है। 5 दिवसीय दौरे पर विदेश गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पनामा के राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वेरेला रोड्रिगुएज से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच भारत पनामा के संबंधों पर चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बरसे। पीएम ने राहुल को एक साथ दबंग, अहंकारी, अपरिपक्व और सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल ने गठबंधन दलों को दरकिनार कर खुद को 2019 के लिए प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ये नामदार नेता का अहंकार नहीं तो और क्या है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम बनने का सपना देखने वाले राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि वक्त आने पर पता चलेगा किसमें कितना दम है। पवार के मुताबिक ये अभी से कहना ठीक नहीं है। फर्जी वोटर कार्ड मामले पर कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस फर्जी वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर चुनाव में हेराफेरी करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु में आइसक्रीम पार्लर गए और इसकी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद यहां सुकून मिला। यहां की आइसक्रीम लाजवाब और स्टाफ बेहद दोस्ताना रवैया रखते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने जिन्ना पर चल रही राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि जिन्ना कोई देशभक्त नहीं था। पाकिस्तान के लोग जिन्ना को देवता माने तो सही है, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए वो देवता नहीं हो सकता। वहीं जिन्ना की तस्वीर विवाद को एएमयू के वीसी तारिक मंसूर ने बेकार का मुद्दा करार दिया है। इस मामले में एएमयू के वीसी ने बुधवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की। पत्थरबाजी में पर्यटक की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में कई दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओर से आयोजित फेयरवेल फंक्शन में भाग लेने से इनकार कर दिया है। खबरों के मुताबिक वो ऐसे समारोह में शामिल होने के लिए सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। एमपी में अंगद वाले वीडियो के बाद अब 3 इडियट वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, सिंधिया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया है। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक की याचिका पर सुनवाई होगी। प्रमोद मुतालिक ने कांग्रेस की घोषणा पत्र में धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात को लेकर याचिका दायर की है। आर्मी चीफ विपिन रावत ने कारगिल सेक्टर का दौरा किया। रावत ने सुरक्षा का जायजा लिया। मुंबई में देर रात छात्रों को ले जा रही एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज चल रहा है। मुंबई के भाईखला में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। यूपी के कन्नौज में एक लड़की की लाश खेत में मिली। लड़की के रेप कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल और एक अपराधी घायल हो गए। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, तभी ये वाकया हुआ। पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। यूपी के सहारनपुर में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष कमल वालिया के भाई सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।
नेपाली मूल की एक्ट्रेस मीनाक्षी थापा के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी अमित जायसवाल और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति सोरेन को मुंबई सेशन कोर्ट में बुधवार को दोषी करार दिया। आज दोनों पर सजा का ऐलान हो सकता है। मुंबई के नरीमन पॉइंट की एक इमारत से छलांग लगाकर एक विदेशी युवक ने आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक की उम्र 35 से 40 के बीच बताई जा रही है। पुलिस आत्महत्या की वजह की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक ठिकाने पर छापेमारी कर 4 आतंकी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही यहां से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। सीबीआई ने IRCTC घोटाला मामले में केस से जुड़े कागजात पेश किए हैं। सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में करीब 20,000 पन्नों के कागजात जमा किए हैं। इस मामले में लालू राबड़ी, तेजस्वी समेत कई आरोपी हैं। इस मामले में 1 जून को अगली सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी में मारे गए थिरुमनी का अंतिम संस्कार चेन्नई में किया गया। सभी ने नम आंखों से थिरुमनी को विदाई दी। अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम में इस्तेमाल की गई वर्दी की नीलामी का मुद्दा कानूनी विवाद में फंस गया है। वर्दी विवाद में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना समेत एक वेबसाइट को लीगल नोटिस भेजा गया है। रेवेन्यू के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट ने भारतीय ई-रिटेल की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। इस डील को दोनों कंपनियों ने $16 बिलियन यानी 1,07,200 करोड़ में तय किया है। दिल्ली NCR सहित हिमाचल, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बुधवार शाम को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश था, जबकि तीव्रता 5.9 मापी गई। अफगानिस्तान के काबुल में एक के बाद एक 3 बम धमाकों में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। पुलिस और गृह मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को आतंकियों ने 2 अलग-अलग जिलों में हमले किए। पहला हमला काबुल के दश्ते बर्ची जिले में हुआ। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बार फिर इबोला वायरस का अटैक हुआ है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस वायरस से 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 मरीज में रक्तस्रावी बुखार का लक्षण मिला है। IPL के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक तरफा मुकाबले में 102 रनों से हरा दिया। मुंबई ने कोलकाता को जीत के लिए 211 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन KKR 106 रन ही बना सकी। IPL 11 के 42वें मैच में दिल्ली को चुनौती देने उतरेगी सनराइजर्स हैदराबाद। इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही हैदराबाद दिल्ली पर जीत का डबल लगाकर प्लेऑफ की अपनी पोजीशन मजबूत करने उतरेगी। BCCI ने फैसला किया है कि IPL के प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले शाम को 8 बजे की बजाय 7 बजे शुरू किए जाएंगे। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक IPL के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने यह बताया। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कर्नाटक में अब जैसे जैसे प्रचार का वक्त खत्म हो रहा है, वैसे ही ये लड़ाई अब दिल्ली शिफ्ट होने लगी है। वोट भले ही कर्नाटक में मांगे जा रहे हैं, लेकिन नजर टिकी है PM की कुर्सी पर। तो क्या वाकई कर्नाटक परिणाम से 2019 में PM पद की कुर्सी का भी फैसला होगा? देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस के कारनामों का मतलब है 6 बीमारियों से। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आते हैं और फिर दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर नफरत फैलाते हैं। कर्नाटक की दौड़ PM पद की होड़। कर्नाटक चुनाव परिणाम में 2019 की तस्वीर। कर्नाटक में दिल्ली की लड़ाई। कर्नाटक का ताज हासिल करने के लिए जोर आजमाइश जारी है। PM लगातार रैली कर रहे हैं तो बीजेपी अध्यक्ष रोड शो कर जनता तक अपनी पैठ जमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस खेमे से अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर मंदिर अपनी जीत की कामना के साथ ही रोड शो कर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की जुबानी जंग बताती है कि चुनाव भले ही कर्नाटक का है, लेकिन दिल में तो दिल्ली बसी है और जेहन में है दिल्ली वाली कुर्सी। I mean, the Congress party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. बेंगलुरु में एक सवाल के जवाब में जब राहुल ने 2019 में PM का पद संभालने को लेकर हामी भरी, तो PM नरेंद्र मोदी ने अपने तरकश के सारे तीर राहुल पर दे मारे। फिर बारी राहुल की थी, जिसमें राहुल ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी का सूरज अब अस्त होने ही वाला है। बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होता होगा उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा।
कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री को बताएगी कि प्रधानमंत्री जी, हमने आपको 5 साल दिए, 4 साल खत्म हो गए, आपने हमारा कोई काम नहीं किया, अब आपको निकालना चाहते हैं कि पहले कर्नाटक से भगाएंगे, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से भगाएंगे, फिर हिंदुस्तान से भगाएंगे। पिछले 10 दिनों में कर्नाटक के विकास पर बात करने की जगह बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में वक्त ज्यादा लगाया है। लोकतंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा न होने के कारण 4 साल हो गए, आप पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी के आने से पहले बेंगलोर में किसी ने काम नहीं किया? तो वो आपके माता पिताओं का अपमान करते हैं, बेंगलोर के इतिहास का और केम्पे गौडा जी का अपमान करते हैं। बात बेंगलुरु की हो रही है, लेकिन निशाना दिल्ली पर है। दक्षिण में कमल खिलाने की बीजेपी की चाहत और अपना अंतिम मजबूत किला बचाने की कांग्रेस की मजबूरी ने कर्नाटक चुनाव को अहम बना दिया है। लेकिन उससे भी आगे ये तय है कि कर्नाटक का परिणाम एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में भी रंग दिखाएगा और 2019 भी इससे अछूता नहीं रहेगा। कांग्रेस अगर कर्नाटक की बाजी हारती है तो 2019 की लड़ाई कांग्रेस के लिए खाना पूर्ति ही रह जाएगी। वहीं अगर बीजेपी दक्षिण के इस राज्य में कमल नहीं खिला सकी तो दक्षिण विजय बीजेपी के लिए सपना बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। क्या देश के लिए जिन्ना मुद्दा है? सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ तो सियासत ने जिन्ना को मुद्दा बनाकर जिंदा रखा है, वहीं दूसरी तरफ एएमयू के वीसी उसे कोई मुद्दा मानते ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। जिन्ना कोई मुद्दा नहीं, कि वो हटेगा या नहीं? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। पोर्ट्रेट का मुद्दा है ही। जिन्ना की तस्वीर पर जारी विवाद के बीच एएमयू के वीसी तारिक मंसूर ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दिल्ली में 30 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद तारिक मंसूर ने साफ कर दिया कि इस मुलाकात का जिन्ना विवाद से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो था, ये हमारी बहुत पहले से मीटिंग तय थी। ये जो अभी फिलहाल जो है, इससे कोई लेना देना नहीं है उसका। अब सवाल है कि जब जिन्ना मुद्दा ही नहीं तो फिर एएमयू के भीतर और बाहर बवाल क्यों मचा? और अगर जिन्ना मुद्दा नहीं है तो फिर मुद्दा है क्या? आप खुद सुनिए वीसी साहब के मुताबिक एएमयू के छात्रों ने क्यों किया बवाल। वो तो जो उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड करना, ये मुद्दा है सर। तारिक मंसूर ने साफ साफ जिन्ना विवाद से अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि जिन्ना की तस्वीर को लेकर किए गए सवाल पर कुलपति जी चुप्पी साध गए। सवाल और है, मसलन जब जिन्ना मुद्दा ही नहीं तो फिर एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने में हर्ज क्या है? क्यों तस्वीर हटाने के मामले पर सांप सूंघ गया? भला हिंदुस्तान में कायदे आजम का क्या कहा? योग गुरु रामदेव ने भी जिन्ना विवाद पर सवाल उठाया और पूछा कि जब मुस्लिम मान्यता के मुताबिक तस्वीरों और मूर्तियों की कोई अहमियत नहीं होती तो ऐसे में पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरों को हटाने पर चिंता क्यों? जिन्ना भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का तो देवता हो नहीं सकता, और उसके ऊपर जिस तरह से ओछी राजनीति हो रही है वह बहुत ही शर्मनाक है। इधर जिन्ना की तस्वीर पर सियासत बदस्तूर जारी है। कोई जिन्ना का पुतला दहन कर रहा है तो कोई तस्वीर हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। अब सवाल है कि क्या सच में जिन्ना मुद्दा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। गुलमर्ग में टूरिस्ट की मौत के बाद पत्थरबाजों की करतूत की चारों तरफ थू-थू हो रही है। इसी बीच घाटी से एक ऐसी आवाज आई है जो न सिर्फ पत्थरबाजों को आईना दिखा रही है बल्कि आतंकियों से भी कह रही है, हे आजादी के पुजारियों, जन्नत को जहन्नुम तो न बनाओ। यार क्या इस बच्चे ने किया था? क्या ये जिहाद है? क्या तहरीक आजादी है? ये कत्ल है और हमारा कौम कातिल बनता जा रहा है और हम कातिल बनते जा रहे हैं। कश्मीरी कातिल बनता जा रहा है। पीडीपी नेता का ये गुस्सा है या कश्मीर की सच्चाई?
यकीनन ये गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि इसी सच्चाई के समाधान के लिए सीएम महबूबा मुफ्ती ने ऑल पार्टी मीटिंग की और हत्यारे बने पत्थरबाजों की करतूतों को रोकने पर चर्चा की। जो आजकल सिचुएशन है उसमें ज्यादा कंसर्न इस वजह से भी है कि इसमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं, वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूथ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और दिन ब दिन वी कांट अफोर्ड टू लूज जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारी नई जनरेशन है, वी कांट बी खैर, सियासी बैठकों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन घाटी में कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो पत्थरों में खून लगाने से बाज नहीं आ रही और कश्मीरियत और कौम को बर्बाद करने पर तुली है। अगर सारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो अपने आप को लीडर कहते हैं, नाम निहाल लीडर कहते हैं, अगर वो अभी भी नहीं जागेंगे तो इस कौम को पता नहीं क्या हशर होगा। ये पत्थरबाज हत्यारे हैं, जिहाद और आजादी के नाम पर घर आए मेहमान की पत्थरों से हत्या करते। शर्म आनी चाहिए कि भगवान स्वरूप मेहमान पर ये पत्थर बरसा रहे हैं। क्या अभी भी इनको आप मासूम कहोगे? इनको अभी भी आपको बेगुनाह कहोगे? ये कोई बेगुनाह नहीं है, ये कातिल है ये लोग जो पत्थर उठाता है। ये नेता भी एक कश्मीरी है, जरा गौर से सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आप देख लीजिए ये कौम को कहां ले जा रहे हैं हम लोग, हमारी पूरी सिविल सोसाइटी कौम को कहां ले जा रही है, हमारा माँ बाप अपने बच्चे को कहां ले जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। आज हमारे माथे पे, हमारे हर कश्मीरी के माथे पे कातिल लिखा गया। आज मेरे कातिल चेहरे पे दिखता है, आज मैं कातिल हूँ, हमारा जमीर कातिल हो गया, हमें मलामत कर रहा अपना जमीर। पत्थरबाजों के रहनुमाओं, जरा सीखो इस नेता से, इसके दर्द को समझो, इसकी पीड़ा को महसूस करो, नहीं तो एक दिन दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। बच्चा बेचारा मारा गया है, क्यों मारा गया है, क्या किया उसने, कसूर क्या है? वो यहाँ पर हमें रोजगार देने के लिए आया था, यहाँ पर पैसा खर्च करने के लिए आया था, हमारे घोड़े वाले को, हमारे जो जिनके बच्चे भूखे हैं उनको रोजगार देने के लिए आया था, उसी को मारा गया। दरअसल याशीर रेसी का ये गुस्सा यूं ही नहीं फूटा। चेन्नई के रहने वाले 22 साल के सैलानी थिरुमन्नी की सोमवार को गुलमर्ग जाते वक्त पत्थरबाजों ने हत्या कर दी। इस वारदात के बाद घाटी में पर्यटन पर भारी संकट मंडराने लगा है। कश्मीर में मौजूद बाकी पर्यटकों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। कश्मीर के पर्यटन निदेशक के मुताबिक इस वारदात का निगेटिव असर तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं सेना ने लश्कर के 4 हार्डकोर आतंकियों को गिरफ्तार कर बारामूला मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है। इन्हीं गिरफ्तार आतंकियों में से एक ने तो पाक की पोल पट्टी खोलकर रख दी। पकड़े गए आतंकी ने खोल दी पाक की पोल, पाक की नापाक हकीकत को कर दिया जाहिर, बताया पाक कैसे भारत के खिलाफ भड़काता है और देश की सेना जान लेने की जगह मददगार बन जाती है। जी हां, यही हकीकत है और उस हकीकत को अब इस आतंकी से भी सुन लीजिए, जिसे सुरक्षा बलों ने बारामूला में एक एनकाउंटर के दौरान पकड़ा है। जब फौज का आमना सामना हुआ, हमने फायर किए थे, लेकिन फौज ने हमारे ऊपर फायर नहीं किए। एनकाउंटर के दौरान जवान इसे मार भी सकते थे, लेकिन देश के जवान नाहक किसी की जान लेना मुनासिब नहीं समझते और जवानों से आमना सामना होने के बाद ये बात इस आतंकी को भी समझ में आ गई। मैं उस दिन भागा और झाड़ियों में छुप गया, तो फौज मुझे गोली भी मार सकती थी, लेकिन फौज ने मुझे गिरफ्तार करके एक नई जिंदगी दी। जिंदगी मिलने के बाद ये आतंकी अब सेना के गुण गाते नहीं थक रहा है, साथ ही ये भी बता रहा है कि घाटी में दहशतगर्दी पाक की साजिश का नतीजा है। इससे पहले पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान में जो बैठे हमारे आका कहते थे कि इंडिया की फौज ऐसी है वैसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप खुद भी देख लें, आकर इनसे मिलें, इनसे खुद बात करके, इंडिया की फौज के साथ बात करके, अफसर से बात करके आप खुद भी देखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक साजिश चल रही है, गेम के तहत हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ खेला जाता है। अब गिरफ्तार आतंकी ने आतंक की राह पर चल रहे दूसरे साथियों से अमन की राह पर लौटने की अपील भी की है। मैं अपने दीगर साथियों से गुजारिश करता हूं जो कि इस वक्त गलत रास्ते पर हैं, वो अपनी माँ के लिए वापस आए। खुदारा सभी अपने अपने घरों को लौट आएं।
दरअसल बारामूला में 3 लोगों की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों को लश्कर के आतंकियों की तलाश थी, जिसके बाद 4 आतंकी और उनके 6 मददगार पकड़े गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। We had promised the family members of these individuals who had joined the Lashkar-e-Taiba Tanzim that our endeavor will be to get them back alive. We have lived up to our promise. हालांकि सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से लश्कर का बारामूला मॉड्यूल ध्वस्त हो गया है और इसका सरगना नदीम भी गिरफ्तार हो चुका है। साफ है सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है, जिसमें न सिर्फ आतंकी जिंदा पकड़े गए बल्कि सुरक्षा बल आतंकियों को ये भी समझाने में कामयाब रहे कि दहशतगर्दी के खेल में फंसकर कश्मीर के युवा सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या कोई मजहब किसी भी सूरत में किसी को जान से मारने की इजाजत दे सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई में एक नाबालिग बच्ची को उसके अपनों ने ही मार डाला और मौत की जो वजह सामने आई वो बेचैन करने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। मनमोह लेने वाली ये मुस्कान सदा के लिए छीन ली गई। दम घोंटकर इस बच्ची की खुशी दफन कर दी गई। इस मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 मामी और एक नाबालिग ममेरी बहन एक पल में हत्यारिन बन गई। अब ये आंखें सवाल पूछ रही हैं, अपना पाप पूछ रही हैं, मारने की वजह पूछ रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात है उस नाबालिग बच्ची की मौत की वजह। बताया जा रहा है कि उस बच्ची को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने नमाज अता करने से इनकार कर दिया। नमाज पढ़ने बोलते थे तो नमाज नहीं पढ़ते थे क्योंकि उस दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे का नमाज के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन वो नहीं माने थे। सुना आपने? सवाल है कि मुंबई की मिनाज को क्यों मारा? क्या नमाज नहीं पढ़ने की सजा मौत है? मिनाज महज 15 साल की थी। क्या ये उम्र धर्म कर्म की पेचीदगी में फंसने की है? पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में उसकी 2 मामी और एक 17 साल की ममेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मौत के पीछे मिनाज के पिता की आशंका कुछ और ही है। वजह तो मेरे को कुछ और लग रही है, मेरे को डाउट लग रहा है कुछ केस में, कुछ रेप का मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि पुलिस ये बात तो छुपा रही है। दरअसल मिनाज अपने मामा के घर ही रहती थी। बीते शुक्रवार को उसकी 2 मामी और एक ममेरी बहन उसे अस्पताल लाए और बाथरूम में गिरने से बेहोश हो जाने की कहानी सुनाई, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई सामने आ गई। इंटरोगेशन में हमको ये सामने आ गया कि ये मामी लोगों ने, जब कोई दूसरे लोग बड़े लोग घर में नहीं थे तब ये हादसा हो गया, तो हमने उनको अरेस्ट कर लिया। मामला ऑन टॉप हिल इलाके का है। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों महिलाओं सहित एक लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और दुपट्टा से गला कसकर मिनाज को मौत के घाट उतारने की बात मान ली। साथ ही कई सवाल अधूरा छोड़ गए। मसलन मिनाज को किसने मारा? क्यों इंसानियत पर भारी पड़ रहा है धार्मिक कट्टरपंथ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।